So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss about writing a research paper कि हम research paper कैसे लिखते हैं. जैसे कि हमने previous वीडियो में किया था कि हम रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, उसका सिस्टमैटिक ऑर्डर क्या था, कैसे उसकी मैथडोलॉजी लिखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, राइट. तो वैसे हम रिसर्च पेपर लिखेंगे. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज एक्चुअल में क्या है कि माई थ्रॉट इज़ पेनिंग अ लॉट. फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझा पाऊँ. ठीक है जी. सो राइटिंग अ रिसर्च पेपर. अब रिसर्च पेपर क्या होता है? जिस टाइम आप अपनी रिसर्च करते हो, आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो, आप एक पेपर तैयार करते हो उस टाइम पे. ठीक है जी. जिसमें आप लिखते हो कि आपका टॉपिक क्या था, फिर अपनी हाइपोथेसिस बताते हो, ऑब्जेक्टिव्स बताते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. वैसे हम देखेंगे कि जब रिसर्च पेपर हम लिखते हैं कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं, ताकि जब आप अपनी डिसर्टेशन तैयार करो, अपनी थीसिस बनाओ ना, अपना रिसर्च पेपर तैयार करो, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट. So, it involves presenting a thorough investigation of a specific question or hypothesis. Hypothesis क्या होता है? एक tentative idea होता है किसी भी चीज़ को लेके, कि जैसे कि आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, ठीक है, आपको वो प्रॉब्लम लगी कि वो एक प्रॉब्लम है या कोई इशू है जिस पे आप सर्च करना चाहते हो कि एक्चुअल में ऐसा क्यों है. जैसे पैट्रियार्की या मैट्रियार्की पे अगर हम बात करें, ठीक है, कि पैट्रियार्की इतना क्यों है एज़ कम्पेयर टू मैट्रियार्की. आज भी कई बार पैट्रियार्की देखने को मिलता है हर घर में. पैट्रियार्की क्या होता है? जहाँ पे जो मेल मेंबर है वो फैमिली का हेड होता है, ठीक है, वो जैसे कहेगा वैसे वुमेन्स को चलना पड़ता है. आजकल अभी भी मतलब अब की बात करें, अगर पुराने ज़माने में तो था ही था, ठीक है, बट अब की भी अगर हम बात करें तो भी क्या है, वुमेन्स को कई घरों में बाहर जाके काम करने नहीं दिया जाता. ठीक है, मुझे लगा ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उस चीज़ पे रिसर्च की. ठीक है, मतलब पहले मैंने दिमाग में सोचा कि यस, ये भी हो सकता है, मे बी वुमेन्स की जो स्टडी है कहीं ना कहीं उनकी जो हाउस होल्ड वर्क है उस पर इफ़ेक्ट डालती है, जिस वजह से जो घर वाले हैं वो नहीं आगे पढ़ने देना चाहते लड़कियों को. ठीक है, या अगर पढ़ लिख गई तो नौकरी नहीं करवाना चाहते. मैंने बहुत कुछ अपने दिमाग में सोचा. ये मैंने सिर्फ एक हाइपोथेसिस बनाई है ऑब्जर्व करके, एक टेंटेटिव आइडिया कि या ऐसा हो सकता है, राइट. तो उस चीज़ के लिए मुझे इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, राइट. तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करूँगी. मेरे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, कोई इशू होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको लेके मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखूँगी, राइट. देन दिस प्रोसेस रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, structured organization and critical analysis to ensure that research is both rigorous and impactful. बिल्कुल सही है. देखो, मैं किसी चीज़ पे रिसर्च कर रही हूँ, उसके लिए मुझे एक प्रॉपर प्लानिंग तो चाहिए. ऐसा थोड़ी है कि मुझे एक प्रॉब्लम मिल गई, चलो जी ये प्रॉब्लम है, इस पर मैं रिसर्च करना शुरू कर देती हूँ. नहीं जी, बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, किस एरिया में रिसर्च करनी है, सिर्फ स्मॉल एरिया में करनी है या बिगर एरिया को कंसिडरेशन में लेके आपने रिसर्च करनी है. ठीक है, कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करोगे, केस स्टडी यूज़ करोगे, इंटरव्यू करोगे, कैसे कैसे आप करोगे. ठीक है, मतलब आपकी रिसर्च एक तरह से बहुत अच्छी और इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, ताकि आगे जो रिसर्चर्स, जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं, जो आगे जाके आपकी रिसर्च पढ़ेंगे ना, रिव्यू करेंगे, तो उनको लगे कि यस, कुछ अच्छा है, इस बंदे ने कोई अच्छी रिसर्च की है, राइट. देन द प्रोसेस बिगिंस विद सिलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक. सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हम रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, राइट. प्रॉपर ओवरव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगी रिसर्च पेपर का इसी वीडियो में. ठीक है, पहले सिर्फ समझा रही हूँ कि आपने एक सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जब आप एक टॉपिक चूज़ कर लेते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो, अपनी हाइपोथेसिस बना लेते हो, दिस स्टेप सेट्स द स्टेज फॉर द फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन. फिर बंदे के पास अगर टॉपिक आ गया तो उस टॉपिक पे वो रिसर्च करेगा एंड डिफाइंस द स्कोप ऑफ द पेपर, कि उसके पेपर का एक्चुअल में स्कोप क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ पे वो रिसर्च कर रहा है और कौन कौन सी चीज़ें उसको ध्यान में रखनी है, राइट. तो वो देखो जी, टॉपिक सिलेक्ट हो गया. अब वो बंदा क्या है, जो रिसर्चर है, वो क्या करेगा, मैथडोलॉजी चूज़ करेगा. कौन कौन से मैं मेथड यूज़ करूँ, लोगों से केस स्टडी करूँ जाके, या इंटरव्यूज़ लूँ,
ठीक है। या अगर बच्चों पे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, कोई पेन पेपर टेस्ट लूँ, कैसे करूँ, मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक एंड ऑन द सिचुएशन, राइट। सो अगला मेथडोलॉजी डेवलप करोगे आप, आउटलाइनिंग हाउ द डाटा विल बी कलेक्टेड एंड एनालाइज। ठीक है, यहाँ पे आप सोचोगे कि कैसे मैं ये मेथड यूज़ करके अपने डाटा को कलेक्ट करूँगा और एनालाइज करूँगा, राइट। अ सॉलिड मैथडोलॉजी, बिल्कुल सही है, एक अच्छी मैथडोलॉजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने अपने रिसर्च वर्क को रिलायबल बनाना है, वैलिड बनाना है। वेदर यूजिंग एक्सपेरिमेंटल सर्वेस, चाहे आप सर्वेस यूज़ करो, सर्वे करो जा के जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, केस स्टडी करो या कोई और अप्रोच जो आपको लगे कि सूटेबल है, ठीक है, और आपके एरिया में ही आप कर सकते हो, आपका ज़्यादा मनी टाइम और एफर्ट्स वेस्ट ना हो, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं जब भी हम रिसर्च करते हैं, राइट। टॉपिक चूज़ कर लिया, मैथडोलॉजीज़ देख ली, फिर हमने देखना क्या कैसी मैथडोलॉजी हो, सॉलिड होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जिससे आपका जो रिसर्च वर्क है वो रिलायबल लगे। ठीक है, केस स्टडी करोगे, इंटरव्यू करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे या कोई और अप्रोच या कोई और मेथड यूज़ करोगे। फिर आपने देखो मैथडोलॉजी यूज़ की, डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। द एनालिसिस फेज बिगिन, अब आप एनालाइज करोगे। फाइनली जैसे मैंने अलग अलग एरियाज़ में गई, सबका इंटरव्यू लिया, सबके व्यूज़ इकट्ठे कर लिए, अब मैं उसको स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स को क्या है जोड़ के एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करूँगी, प्रॉपर अपना रिसर्च पेपर तैयार करूँगी। ठीक है जी, तो वो होता है फिर एनालिसिस फेज, वेयर फाइंडिंग्स आर एग्जामिन्ड इन रिलेशन टू द ओरिजिनल क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। आपने अलग अलग जगह पे गए, आपने उस टॉपिक पे जाके सबसे क्या इंटरव्यू लिया, ठीक है। जैसे पैट्रियार्की की बात करते हैं, मुझे जिन घरों में लगा कि वुमेन्स को इतना हक नहीं दिया जा रहा, बट जो मेंस हैं वो क्या हेड बने फिर रहे हैं फैमिली के, ठीक है, और वो अपने हिसाब से वुमेन्स को चला रहे हैं, मैं उन घरों में गई, ठीक है, मैंने उन वुमेन्स का इंटरव्यू लिया, उनका जो जो मतलब डाटा मुझे इकट्ठा हुआ, मैंने उसको एनालाइज किया, अच्छे से एग्जामिन किया कि किसके क्या व्यूज़ हैं और क्या इसका रिलेशन एक्चुअल में मेरा जो मेन क्वेश्चन है, जो मेरी हाइपोथेसिस थी, क्या उससे रिलेटेड है। ठीक है, एनालिसिस सिस्टमैटिक होनी चाहिए और लॉजिक होना चाहिए उसमें, ऐसे नहीं है फालतू के किसी का भी इंटरव्यू लेके आप कुछ भी व्यूज़ एडअप कर रहे हो अपने रिसर्च पेपर में, गलत बात है ये। ठीक है, इट शुड बी लॉजिकल, मीनिंगफुल कनेक्शन तो होना चाहिए ना, जो आपने डाटा इकट्ठा किया और जो आपका ऑब्जेक्टिव था, जो आपका मेन उद्देश्य था, उससे तो मिलता जुलता होना चाहिए ना इंटरव्यू के आंसर्स जो आपने डाटा कलेक्ट किया। ऐसे थोड़ी है कुछ भी फालतू आपने जाके क्वेश्चन पूछे, उन्होंने आंसर दे दिए, आपने वही आंसर रिकॉर्ड कर दिए, नहीं जी, उनका कोई मीनिंग होना चाहिए, उनके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, राइट। देन कम्स द कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप समराइज़ करोगे कि आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, उस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है जिस चीज़ पे आपने रिसर्च की है, और इम्प्लीकेशंस क्या है फर्दर स्टडी के लिए, कि अगर कोई और रिसर्चर इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है तो आप उसको कुछ कुछ सजेशंस दो, आप उसको कुछ इम्प्लीकेशंस दो कि अगर मैंने स्मॉल एरिया में ये चीज़ की है, मैंने अपनी रिसर्च इतने एरिया में की है, तो आप कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हो, आप कहीं और भी कर सकते हो, या जो आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ छोड़ी है और आगे आने वाला जो रिसर्चर है जो आपके पेपर को रिव्यू करेगा, क्या पता वो उस चीज़ों को फुलफ़िल कर ले, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर बताओगे इन द एंड कि अगर आप मतलब जो रिव्यू करेगा ना आपके पेपर को, आप ज़रूर उसको इम्प्लीकेशंस लिख के दोगे अपने रिसर्च पेपर में कि ये चीज़ें मैंने नहीं की है बट आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज नहीं है, मनी शॉर्टेज नहीं है, देन यू कैन कंटिन्यू विद लार्ज एरिया, राइट। तो थ्रू आउट द रिसर्च पेपर क्लियर प्रिसाइज लैंग्वेज इज़ असेंशियल, बिल्कुल सही है, जब भी रिसर्च पेपर लिखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखो, कोई बड़े बड़े भारी भरकम शब्द मत लिखो। साइटेशंस आर यूज टू क्रेडिट द सोर्स एनी सूटेबल रिसर्च विद इन द ब्रॉडर फील्ड, बिल्कुल सही है, साइटेशन बहुत ज़रूरी है। साइटेशन क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जहाँ जहाँ से आपने थ्रू आउट द अपने रिसर्च पेपर लिखने में जहाँ जहाँ से आपने हेल्प ली है ना, उसको इन द एंड इन द बिब्लियोग्राफी आप ज़रूर मेंशन करोगे। वो होती है साइटेशन कि कहाँ कहाँ से आपने हेल्प ली, कौन कौन सी साइट से आपने हेल्प ली,
कौन कौन से पब्लिशर की जो लिटरेचर है आपने रिव्यू की, जिसकी हेल्प से आपका ये रिसर्च पेपर है वो आप कंप्लीट कर पाए हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब ये आपको समझ आ गया सिर्फ सिंपल सा कि जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट कि क्या क्या आपको लिखना होता है रिसर्च पेपर लिखते टाइम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, मैंने ये हाईलाइट कर रखा है आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने पेपर में इंट्रोडक्शन लिखते हो। जब भी रिसर्च पेपर तैयार करो इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है, जिससे आपकी हाइपोथेसिस क्लियर हो जाएगी, आपकी सिग्निफिकेंस क्लियर हो जाएगी कि आप किस चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं मैथडोलॉजी। ये पढ़ने वाला तो आप मैंने पहले भी समझा चुकी हूँ आपको, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। स्टेप 1 इज़ द इंट्रोडक्शन, स्टेप 2 इज़ द मैथडोलॉजी। कौन कौन से आपने मैथड यूज़ किए, कैसे आपने डाटा कलेक्ट किया, आपका रिसर्च का डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, कौन कौन से आप मैथड यूज़ करोगे अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज़ किए हैं। ठीक है जी, फिर जब आप रिज़ल्ट सेक्शन पे आओगे, रिज़ल्ट सेक्शन में जितना भी आपने डाटा कलेक्ट किया है ना अपने रिसर्च प्रोसेस के द्वारा, मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जहाँ पे आप क्या है टेबल्स वगैरह बताते हो, ग्राफ्स वगैरह, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, टेबल्स दिखाओगे, ग्राफ बताओगे कि क्या क्या आपका रिज़ल्ट आया है। ठीक है, कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आपने यूज़ किए हैं, कौन सी बाकी जो कोई एड्स है जो आप शो करना चाहते हो इन योर रिसर्च पेपर, यू कैन डू दैट। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो पढ़ रहा है ना आपकी रिसर्च पेपर को, उसको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया है, प्लस आपके वो रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं, कैसे आपने वो फाइंडिंग्स की है, कैसे आपने वो कैलकुलेशंस की हैं, राइट। देन मतलब रॉ डाटा और ऑब्जर्वेशंस आपकी बिल्कुल सही पता लग जाएगी कि क्या क्या रॉ डाटा था, हमने जिस रॉ डाटा से सारे अपने ग्राफ्स वगैरह बनाए हैं, क्या आपकी कैलकुलेशन थी, क्या आपकी फाइंडिंग्स थी, राइट। देन कम्स द डिस्कशन सेक्शन। डिस्कशन में क्या होता है, द रिसर्चर इंटरप्रेट्स द रिजल्ट्स इन रिलेशन टू द क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन टॉपिक था, उसके साथ आप जितना भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको रिलेट करके बताओगे कि कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, कि क्या इन दोनों का जो मैंने टॉपिक मेरा था और जो मेरा रिज़ल्ट आए, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है जी। देन द कंक्लूजन में आप प्रॉपर अपनी की फाइंडिंग्स बताओगे, प्रॉपर समराइज़ करोगे कि मेरा ये रिज़ल्ट आया। ठीक है, और अब ये हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है या नहीं है, सब कुछ आप बताओगे। ठीक है, फिर रिकमेंडेशन, इम्प्लीकेशन सब कुछ ऐड करोगे। इम्प्लीकेशन ताकि जो रिसर्चर है, जो आगे आने वाला रिसर्चर है, जो आपके पेपर को रिव्यू करेगा, उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ठीक है जी, कुछ रिकमेंडेशंस लिखोगे कि क्या क्या आप उसको रिकमेंड करना चाहते हो। ठीक है, देन रेफरेंस लिखोगे, रेफरेंस जहाँ पे आपने साइट किया था, जहाँ से साइटेशंस लिए हैं, किस किस सोर्सेज ने आपने हेल्प ली है, सब कुछ आप इन द एंड। रेफरेंस में हम बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं हम रेफरेंस को। ठीक है, जहाँ पे आप लिखोगे कि कहाँ कहाँ से आपने हेल्प ली है और कौन कौन सी साइट है, HTTP वट एवर इट इज़, गूगल से ली है, कौन सी साइट से, कौन सी पब्लिकेशन से। APA स्टाइल यूज़ करना, ये भी मैंने आपको बताया था कि APA स्टाइल कैसे यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूँ विद दिस थ्रॉट। ठीक है, बिकॉज टुडे आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल, सो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस वंस अगेन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.